एक्टिविटी 5 अगर समझ आ गई तो इसी के बाद एनसीईआरटी में थ्योरम 6.4 दी हुई है, वो ईज़िली समझ आ जाएगी। तो पहले एक्टिविटी 5 को समझते हैं। हमारे पास 2 ट्रायंगल दी हुई हैं, एक एबीसी है और एक डीईएफ है। एबी, बीसी, सीए 8 सेंटीमीटर ये सब दिया हुआ है और दूसरी ट्रायंगल का डीई, ईएफ, एफडी वो सब सेंटीमीटर में उसकी भी लेंथ दी हुई है। तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं। तो मतलब एक्टिविटी 5 या फिर इससे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी 6.4 दोनों का ही क्या पर्पस है, क्या ये बता रहे हैं हमें कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं और उनमें जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मतलब वो हमें गिवन है कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। गिवन कैसे है अभी हम रेशियो निकाल के देखेंगे, तो रेशियो इक्वल ही आएँगी। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो उसके बाद मतलब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है? ये हम चेक करेंगे कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों क्राइटेरिया हो गए हमारे। पहला हो गया कि साइड्स प्रोपोर्शनल, दूसरा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएँगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी में हमने कहा था कि दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी वो सिमिलर होंगी, है ना? लेकिन उसके बाद फिर हमने एक्टिविटी 4 करी, उसमें हमने कहा कि नहीं जी अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो रेशियो भी इक्वल होगी, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब एक्टिविटी 5 में हम उल्टा कर रहे हैं कि अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है? तो मतलब किसी एक चीज़ के पता होने से भी हम दूसरा क्राइटेरिया अपने आप हो जाएगा और फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो चेक हमें करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे तो हमें यही चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी सिमिलर होंगे ना ट्रायंगल्स। तो ये गिवन है कि साइड प्रोपोर्शनल है, लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे कहीं एक्टिविटी में, लेकिन हम इसे अभी कर देते हैं कि साइड प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं डायग्राम में चेक करूँ ए बी बाई डी ई कितना आ रहा है, 3/4.5 अगर मैं करता हूँ, 3/4.5 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट का 0 ऊपर लग जाता है। तो 15 से अगर मैं 15 टू द 30 होता है, 15 3 द 45, यानी इसकी रेशियो आ गई 2/3। अब मैं बी सी बाई ई एफ चेक करूँ, तो बी सी 6 है और ई एफ 9 है, तो 6/9 करूँ, 3 से कटिंग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये भी आ गई 2/3। उसके बाद ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ आ गया 8/12, कटिंग हो जाएगी 4 से, ये भी आ गई 2/3। तीनों रेशियो 2/3 आ रही हैं, तो यानी कि तीनों रेशियो आपस में भी इक्वल होगी, ठीक है? अब कोई स्टूडेंट 3/9 कर दे, मतलब कि वो रेशियो ऐसे कर दे ए बी अपॉन ई एफ कर दे 3/9, वो कितना आ गया 1/3, है ना? और फिर रेशियो निकाल दे वो बी सी बाई डी एफ, वो आ जाएगी 6/12, वो आ गई 1/2, तो वो तो रेशियो इक्वल नहीं आ रही। तो फिर मतलब कि हम तो सीधे ही कह देंगे भी रेशियो इक्वल ही नहीं है। जबकि हमें एक्टिविटी में वैसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमें रेशियो दी होगी। जो अगली थ्योरम हम करेंगे ना, कम से कम एक चीज़, एक क्राइटेरिया तो दिया होगा ना कि भई ये सैटिस्फाई हो रहा है, तभी हम दूसरा क्राइटेरिया सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो हमें लेके चलना है कि रेशियो सेम है। तो अब कोई ऐसे कर देगा तो फिर वो तो रेशियो सेम आएगी नहीं, वो तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, है ना? तो हमको ये ध्यान देना है कि कौन से पेयर्स लें, जिनकी रेशियो सेम आए। तो सिर्फ़ यही वाले पेयर लूँगा, तभी रेशियो सेम आएगी 2/3, ठीक है? स्टार्टिंग में हमको इन रेशियो को इक्वल करना है, तभी आगे हम इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक्टिविटी है तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले एबीसी ट्रायंगल बनानी है, वो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। बीसी 6 सेंटीमीटर लेंगे पहले हम, फिर बी के ऊपर रखेंगे कंपास, आर्क लगाएँगे 3 सेंटीमीटर की, ई के ऊपर रखेंगे कंपास, आर्क लगाएँगे 8 सेंटीमीटर की, उसको जॉइन कर देंगे, तो ये 3, 8 और ये एबीसी ट्रायंगल बन गई पहली वाली। फिर हम दूसरी वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ईएफ के ऊपर 9 बेस है जो हमारा, जब तक बेस नहीं होगा कोई हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। कोई एक बेस तो लेना ही पड़ता है। ईएफ हो गया 9 सेंटीमीटर, फिर ई के ऊपर रखा, कंपास से आर्क लगाई 4.5, फिर एफ के ऊपर रखी कंपास, 12 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जॉइन कर दिया, ये आ गया डीईएफ, ये आ गया 12, ये आ गया 4.5। तो ऐसे पहले ये 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ ना, एक्चुअल में ये ऐसे है, मतलब यहाँ कट लगे होने चाहिए। तो वही कंस्ट्रक्ट किया दोनों ट्रायंगल और इसमें रेशियो सेम है। अब हम जब कंस्ट्रक्शन हो गई है,
तो उसके बाद हम एंगल मेजर करेंगे कि कितने एंगल आ रहे हैं। अभी ये जो बनाया है हमने, एक बार ये रेशियो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो मैं कंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करूँगा तभी पता लगेगा ना तीनों एंगल कितने आ रहे हैं, इसके तीनों एंगल कितने आ रहे हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेमिंग चेक कर लेता हूँ, नेमिंग से भी पता चल जाएगा कि कौन से एंगल इक्वल आएँगे, ठीक है? तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल का नाम एबीसी और डीईएफ लिख दिया, अभी ये नहीं पता कि सही आएगा या नहीं आएगा, तो फिर मैं रेशियो चेक कर रहा हूँ। पहला, दूसरा एबी एबी अपॉन डीई, ये भी पहला दूसरा आ रहा है डीई, है ना? पहला तो सैटिस्फाई कर रहा है। फिर बीसी अपॉन ईएफ, यानी दूसरा तीसरा पोज़ीशन पे जो है लेटर, और दूसरी तीसरी बीसी अपॉन ईएफ, दूसरी भी सैटिस्फाई कर रही है। फिर तीसरी पोज़ीशन है एसी बाय डीएफ, पहली तीसरी, तो एसी बाय डीएफ ये भी सैटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये नाम हमने बिल्कुल सही दिया है। तो मतलब पहली अटेम्प्ट में ही आ गया। हो सकता है ये पहली अटेम्प्ट में गलत हो जाता लेकिन आ गया। यानी यानी कि जो नेमिंग दूँगा मैं वो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ ही दूँगा। तो ये मैंने बना दिया है ताकि नोट्स में से कभी तुम पढ़ रहे हो तो समझ आ जाए, लेक्चर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनकी नेमिंग होगी। अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि नाम एबीसी है और डीईएफ है ना, तो फिर ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी हुआ, है ना? ये आ गया, फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई हुआ, सेकंड पोजीशन पे बी है, सेकंड पोजीशन पे ई है, थर्ड पोजीशन पे सी है, थर्ड पोजीशन पे एफ है, तो ये आ गया। तो यानी कॉरस्पॉन्डेंस पता होने से क्या पता लगता है कि यही एंगल इक्वल होंगे। ए जो है वो डी के इक्वल होगा, ए जो है वो डी के इक्वल हो गया, बी ई के, डायग्राम बना दिया मैंने, ए जो है वो डी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है वो ई के इक्वल हो गया, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो गया। ठीक है? पहले नेमिंग करी, नेमिंग से हमने कॉरस्पॉन्डेंस ढूँढी कि कौन से वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग कौन-सी वर्टेक्स है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि भई मैं एबीसी ट्रायंगल को उठा के जब रखूँगा, तो ए पॉइंट ऐसे डी पे रखूँगा, मतलब जो एंगल इक्वल होंगे मतलब। अब ये तो छोटी, ये वाली ट्रायंगल तो छोटी है ना, तो ये ए को मैं कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये है, ए कॉरस्पॉन्डेंस डी का मतलब ये है कि ए वर्टेक्स को उठा के मैं डी पे रखूँगा, बी कॉरस्पॉन्डिंग्स किसके साथ है? ई के साथ। बी को मैं ई के ऊपर रखने की कोशिश तो करूँगा लेकिन वो आएगी नहीं क्योंकि वो छोटी ट्रायंगल है, लेकिन ऐसे आ जाएगी वो, ऐसे करके, ऐसे। और फिर जब मैं रखूँगा तो पता चलेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बी है। मान लो उठा के इधर रख दिया अगर मैंने, बी ई के इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल। तो ये वर्टेक्स सी वर्टेक्स उठा के जब मैं रखने की कोशिश करूँगा तो सी यहाँ पे आएगी। तो सी एंगल जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? ये मीनिंग होता है। तो जब साइज़ डिफरेंट हो तब की बात कर रहा हूँ। जब साइज़ सेम है फिर तो उठा के तुम सीधे ही ऊपर रख दोगे, वो तो फिर कॉन्ग्रुएंट भी होगी, सिमिलर भी होगी, है ना? हम तो छोटी और बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है? तो अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही पता चलेंगे कि कौन से इक्वल हैं। तो जब हम मेज़र करेंगे ना, तो ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल जो हैं वो इक्वल आएँगे। ख़ैर ये तो एक्टिविटी है, इसमें तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा समझा दी। तो आगे क्वेश्चन्स में काम आएगी ये नेमिंग वगैरह ना, बहुत ज़रूरी है। सिमिलैरिटी में अगर नेमिंग समझ नहीं आई तो फिर सिमिलैरिटी समझ नहीं आई। फिर मतलब फिर तो मुश्किल आई चैप्टर समझना। तो अब हमने तो एक्टिविटी कर रहे हैं तो रेशियो इक्वल आ गई है, फिर मेजर करेंगे इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। ये ना एक लाइन ऐड किया मैंने, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना दोनों ट्रायंगल्स एबीसी और डीईएफ यूजिंग कंपास से। तो कंपास से क्योंकि सारी साइड लाइन दी हुई हैं तो कंपास से पहले ड्रॉ करेंगे। तो रेशियो हमने चेक करी कि वो 2/3 आ रही है। आगे में लिखा है आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल ए और डी सेम आ रहे थे, ठीक है? एंगल बी और एंगल ई भी सेम आ रहे थे, और एंगल सी और एंगल एफ भी सेम आ रहे थे, ठीक है? हालाँकि मैंने तो कंस्ट्रक्शन नहीं की, मैंने तो यहाँ से हिंट लिया है। तो अगर एक्टिविटी कर रहे हैं फिर तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारी रेशियो इक्वल है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो गया सैटिस्फाई। सेकंड इक्वेशन में सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो 2 ही तो क्राइटेरिया होते हैं। बोथ क्राइटेरिया हैव बीन सैटिस्फाइड फॉर द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर होगी। तो इसी तरीके से हम और भी ट्रायंगल्स बना के चेक कर सकते हैं।
ये लिखा ना एनसीईआरटी में, यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय ड्राइंग सेवरल सच ट्राइंगल्स हैविंग देयर साइड इन द सेम रेशियो। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे पेयर्स ऑफ ट्राइंगल ले सकते हैं जिनमें रेशियो सेम होगी। बाद में जब हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद चेक करेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आएंगे। एवरी टाइम यू शैल सी दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है ना। तो यानी कि हमने जो दो एक्टिविटी करी हैं, फोर्थ और फिफ्थ, और इनसे हमें क्या पता चलता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी, तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एक्टिविटी समझ आ गई है तो थ्योरम 6.4 इजीली समझ आ जाएगी। दैट्स इट।